आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं वीएमओ कोटा की बीए सेमेस्टर 6 की इतिहास की बुक, और जिस बुक का कोड है SI 0 और इस बुक का नाम है आधुनिक विश्व 1453 से 1945 तक। और आज के इस वीडियो में हम इस बुक से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न वो भी अध्यायवार अध्ययन करने वाले हैं। अगर आपको इस बुक की 1 वीक सीरीज की PDF प्राप्त करनी है तो आपको प्ले स्टोर से पीतन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना है। और ऐप डाउनलोड करने में या लॉगिन करने में या बुक बाई करने में किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब चलते हैं इस बुक को एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करते हैं। आज की अपनी बुक है इतिहास की बीए सेमेस्टर 6 की SI 0 से आधुनिक विश्व, बुक का नाम है। और ये है इस बुक के एग्जाम का टाइम टेबल। जो एग्जाम पैटर्न होता है कि कुछ लोग पूछते हैं कि बुक का एग्जाम पैटर्न क्या, तो ये एग्जाम पैटर्न है। आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है और पूर्णांक 70 होता है और 3 खंडों में पेपर आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से रीड कर देना बाद में। अब देख लेते हैं कि इस बुक में टोटल कितने अध्याय हैं। तो दोस्तों इस बुक में टोटल अध्याय हैं 20। आज के अपने पहले अध्याय का नाम है पुनर्जागरण की परिभाषा, कारण, कला, साहित्य और विज्ञान का विकास। इस प्रकार इस बुक में टोटल 20 यूनिट है और हम यूनिट वाइज एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, छोटे बड़े वाले सारों का अध्ययन करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में केवल पहली यूनिट के एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको बीएम से संबंधित और भी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो अध्याय फर्स्ट है, अध्याय का नाम है पुनर्जागरण, परिभाषा, कारण, काल, कला, साहित्य व विज्ञान का विकास। और अपना पहला क्वेश्चन है पुनर्जागरण के विषय में आप क्या जानते हो, या पुनर्जागरण को परिभाषित कीजिए या पुनर्जागरण को बताइए। इस प्रकार का प्रश्न है तो आपको ये आंसर लिखना है। ये प्रश्न है इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये प्रश्न दिसंबर 2021 में, दिसंबर 22 में, दिसंबर 18, दिसंबर 25, जून 23 और दिसंबर 16 में पूछा गया। ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट हुआ है कम से कम 5 बार। तो ये जो एग्जाम में कोटा पर रिपीट होते हैं सवाल, वो बार बार होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है पुनर्जागरण है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पुनर्जन्म या फिर से जागना। ये यूरोप में मध्य युग के बाद उत्पन्न हुआ एक बौद्धिक और सांस्कृतिक मानववादी आंदोलन था जिसने मनुष्य में नई चेतना, तरकशील और स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा दिया। इसके परिणाम स्वरूप कला, साहित्य, विज्ञान और यूरोपीय भाषाओं का विकास हुआ। यूरोप में आधुनिक युग का आरंभ इसी से माना जाता है। यह ना आपको याद रखना है कि पुनर्जागरण है वो फ्रेंच भाषा का शब्द था जिसका शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म या फिर से जागना। पुनर्जागरण फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है फिर से जागना या पुनर्जन्म। और ये मध्य यूरोप में मध्य युग के बाद उत्पन्न हुआ एक बौद्धिक, सांस्कृतिक और मानववादी आंदोलन था। और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कला, साहित्य, विज्ञान और यूरोपीय भाषाओं का विकास हुआ और यूरोप में आधुनिक युग का आरंभ इसी से माना जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है पुनर्जागरण के का क्या कारण थे। तो दोस्तों पुनर्जागरण के क्या कारण थे, तो आपको बड़े वाले प्रश्नों में आए तो ये आप हेडिंग जरूर याद रखना कि इन्हीं हेडिंग से आप पॉइंट बना के बड़ा वाला प्रश्न भी लिख सकते हो। पहला कारण था धर्म युद्ध, दूसरा कारण था व्यापारिक संबंधी, तीसरा कारण था कागज और छापखाना, चौथा कारण था कुस्तुतुनिया और पर तुर्की का आधिपत्य और पांचवा कारण था अरबों का योगदान। अब अगला प्रश्न है मानववाद से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों मानववाद पुनर्जागरण की एक प्रमुख विशेषता थी। इसका अर्थ है मानव जीवन में रुचि लेना या मानव की समस्याओं का अध्ययन करना या मानव का आदर और मानव जीवन के महत्व को स्वीकार करना। तो मानववाद का तो आपको इसको याद रखना है, ऐसे याद रखना है कि इसका अर्थ है मानव जीवन में रुचि लेना, यानी मानव के बारे में अध्ययन करना या मानव के जीवन को, महत्व को स्वीकार करना और मानव जीवन का जो आदर करना। तो ये है मानववाद। जो मानववाद से क्या समझते हो, इसका आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है मानववाद के पिता कौन है। तो प्लेटो को मानववाद का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है पुनर्जागरण काल के 3 बुद्धिजीवियों के नाम लिखिए। तो एक तो आपने पढ़ लिया पेट्रा, ये है, दूसरा दांते और तीसरा ये 3 बुद्धिजीवी है पुनर्जागरण काल के। पूछे तो एग्जाम में, ये दिसंबर 2025 में अभी लेटेस्ट पिछले एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो आप ये याद रखना मानववाद का पिता किसे कहा जाता था, पेट्रो को कहा जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है मोनालिसा किसकी चित्रकारी है या मोनालिसा क्या है। तो मोनालिसा है वो लियोनार्डो दा विंसी की एक प्रसिद्ध चित्रकला है। और मोनालिसा, और ये कौन थे, ये इटली के एक मानचित्रकार थे। तो मोनालिसा आपने पहले भी पढ़ा होगा, लियोनार्डो दा विंसी की प्रसिद्ध चित्रकला है। अब नेक्स्ट प्रश्न है यूटोपिया के लेखक कौन थे। ये ग्रंथ है, तो इस ग्रंथ के ये लेखक कौन थे। तो इस ग्रंथ के लेखक थे सर टॉमस मूर। अब सर टॉमस मूर का प्रश्न आता है एग्जाम, ये कौन थे। तो ये इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध साहित्यकार है। इतना भी लिख दो तो आपको आराम से प्रश्न मिल जाएगा। इसके अलावा लिखो तो इसने यूटोपिया नामक ग्रंथ की रचना की। यूटोपिया की रचना किसकी, सर टॉमस मूर ने। अब नेक्स्ट प्रश्न है
लियोनार्डो डी विंची कौन था? तो ये इटली का एक चित्रकार था जिसने, अभी हमने पढ़ा था कि मोनालिसा चित्रकला इनकी है। तो ये है इटली के महान चित्रकार, और इनकी एक प्रसिद्ध चित्रकला पूछ ले तो ये है मोनालिसा नाम की चित्रकला। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कोलंबस कौन था? तो दोस्तों कोलंबस एक इटली का इतालवी खोजकर्ता और नाविक था जिन्हें 1492 में अंटार्कटिक पार कर अमेरिका के मार्ग की खोज की थी, और उसकी यात्रा से यूरोप और नई दुनिया के बीच संपर्क बढ़ा। तो ये इतना याद रखते हो कि ये एक इतालवी खोजकर्ता और नाविक था जिन्होंने 1492 में अंटार्कटिक पार कर अमेरिका के मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्यू हरर कौन था? तो फ्यू हरर शब्द से एडोल्फ हिटलर का बोध होता है। इस शब्द से किसका बोध होता है? एडोल्फ हिटलर का बोध होता है। अब प्रश्न पूछ ले कि एडोल्फ हिटलर कौन था? तो वो जर्मनी का एक तानाशाह और नाजी पार्टी का नेता था। जो फ्यूहरर है इस जर्मन में नेता के लिए इस्तेमाल किए गए एक उपाधि और शब्द है, और इस शब्द से किसका बोध होता? तो एडोल्फ हिटलर का बोध होता है। एडोल्फ हिटलर कौन था? आपको याद रखना, वो नाजी जर्मनी का एक तानाशाह था। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप के दो विचारकों के नाम लिखिए। तो जॉन लॉक और वोल्टेयर, प्लेटो है, ये सारे यूरोप के विचारक थे। अब नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वेंटीज कौन था? तो सर्वेंटीज पुनर्जागरण काल के स्पेन का एक प्रसिद्ध साहित्यकार था। उसकी प्रसिद्ध करती है डॉन क्लेक्लोट। तो आपको इतना याद रखना है कि ये स्पेन का प्रसिद्ध साहित्यकार था। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पुनर्जागरण काल के 3 चित्रकारों के नाम बताइए। तो अपने एक लियोनार्डो दा विंची का पहले चर्चा कर दिया था, दूसरा है माइकल एंजेलो, तीसरा राफेल। अब प्रश्न पूछ लिया कि राफेल कौन है? तो आप इतना भी लिख सकते हो कि राफेल है वो पुनर्जागरण काल के एक महान चित्रकार थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध चित्रकला वो मैडोना थी। ये थे इस पहले अध्याय से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। इस क्वेश्चन के अलावा शायद ही कोई बाहर से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो जून 2015 के बाद जितने भी वीएम कोटा में पहले यूनिट से जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए वो सारे प्रश्न कवर हो गए थे। अब बात आ गई बड़े वाले प्रश्न। बड़े वाले प्रश्नों में पहला प्रश्न है, पुनर्जागरण काल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि रहने पुनर्जागरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या पुनर्जागरण पर एक लेख लिखिए, या पुनर्जागरण की विशेषता बताइए। तो इस प्रकार का कोई प्रश्न है तो उसका आंसर ये है। पुनर्जागरण की परिभाषा हमने पहले प्रश्न के आंसर में पढ़ ली, फिर भी दोबारा पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप कोई भी चीज को जितनी बार ज्यादा पढ़ोगे वो उतना ही बढ़िया याद होगा आपको। तो पुनर्जागरण का आपको शाब्दिक अर्थ ये याद रखना है कि पुनर्जन्म, पुनर्जागरण या फिर से जागना, ये सारे इसके शाब्दिक अर्थ हैं। और ये यूरोप का एक बौद्धिक सांस्कृतिक और मानववादी आंदोलन था, और इसके परिणाम स्वरूप उस यूरोप में कला, साहित्य, विज्ञान और यूरोपीय भाषाओं का विकास हुआ। आपको ये याद रखना, और इसी से आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है। अब देख लेते हैं पुनर्जागरण की विशेषता। तो पुनर्जागरण की आपको 4 विशेषता याद रखनी है। पहली है मानववाद, दूसरी स्वतंत्र चिंतन, तीसरी विज्ञानवाद, और चौथी है सहज सौंदर्य की उपासना। ये आपको 4 पॉइंट तो याद रखने। पॉइंट के अंदर आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से लिख सकते हो, तो ऐसी कोई एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। तो मानववाद पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषता थी। इसका अर्थ है मानव जीवन में रुचि लेना, या मानव को समझना, या मानव जीवन के महत्व को स्वीकार करना। ये मानववाद का अर्थ है। स्वतंत्र चिंतन यानी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से चिंतन, जो स्वतंत्र चिंतन है उसको पुनर्जागरण काल के बाद बढ़ा हुआ, यानी अंधविश्वासों के स्थान पर बुद्धि और विवेक के प्रयोग को बल दिया। विज्ञानवाद है, तो जो लोगों के विचार थे उनको पुष्टि के लिए विज्ञान और प्रयोग को अधिक महत्व दिया, इसलिए विज्ञानवाद की पुनर्जागरण की विशेषता है। और चौथी विशेषता सहज सौंदर्य की उपासना। तो पुनर्जागरण काल में कला, साहित्य और धार्मिक बंधन से मुक्त होकर यथार्थवादी बनेंगे, और सौंदर्य एवं प्रेम को महत्व दिया गया। ये पुनर्जागरण की 4 विशेषता, मानववाद, स्वतंत्र चिंतन, विज्ञानवाद और सहज सौंदर्य। ये आपको 4 पॉइंट। अगर छोटे वाले में पूछे कि पुनर्जागरण की 2 विशेषता बताइए, तो आप ये 2 पॉइंट लिख देना। बड़े वाले में पूछे तो ये आप 4 पॉइंट याद रखना, और ऊपर थोड़ी बहुत परिभाषा लिख देना। उसके बाद इसमें एक एक 2 पॉइंट आंसर लिख दोगे तो आपका आंसर आराम से बढ़िया बन जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पुनर्जागरण को परिभाषित कीजिए। पुनर्जागरण की जो परिभाषा है वो आपको याद रखनी पहली यूनिट वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुनर्जागरण से संबंधित जो भी प्रश्न है तो स्टार्टिंग परिभाषा लिखोगे तो प्रश्न बड़ा बन जाएगा। और प्रश्न में ये भी पूछा गया पुनर्जागरण को परिभाषित कीजिए, इसके कारण बताइए, या पुनर्जागरण के कारणों का वर्णन कीजिए, पुनर्जागरण कारण बताइए। तो कारणों से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो पुनर्जागरण के कारण ये रहे। तो पुनर्जागरण का अर्थ परिभाषा फिर से समझ लेते हैं कि पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनर्जन्म लेना, फिर से जागना। और ये यूरोप में
आंदोलन प्रारंभ हुआ था, पुनर्जागरण आंदोलन, और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप यूरोप में कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति हुई थी। और पुनर्जागरण का तो मैंने बता दिया, विद्या का जन्म, कला, साहित्य, विदेशी भाषाओं का यूरोप में विकास होता है। तो अब देख ले तो पुनर्जागरण के कारण, तो पुनर्जागरण के कारण है आपको ये 5 याद रखने हैं। पहला कारण है धर्म युद्ध, दूसरा व्यापारिक समृद्धि, तीसरा है कागज और छापखाना, और चौथा है पश्तूनिया पर तुर्की पर अद्वितीय अरबों का योगदान। तो पहले कारण को देख लेते हैं, धर्म युद्ध। जो 11वीं शताब्दी में अंतिम दशक से 13वीं शताब्दी के अंत तक लड़े धर्म युद्धों के कारण यूरोप वासियों का पूर्व के साथ संपर्क हुआ, जिससे पूर्व के ज्ञान विकास का परिचय मिला। धर्म युद्धों ने नवीन विचारों का प्रसार करने और पुराने विचारों, अंधविश्वासों एवं संस्थाओं को क्षति पहुंचाकर महत्वपूर्ण ये कार्य किया। उसी के फलस्वरूप पुनर्जागरण संभव। व्यापारिक समृद्धि, धर्म युद्ध ने यूरोप और एशिया में मध्य व्यापार को बढ़ावा दिया। कागज और छापखाना ज्यादा होने के कारण जो ज्ञान का व्यापक प्रसार हुआ, उसके माध्यम से पुनर्जागरण आंदोलन को और गति मिली। 1453 में कुस्तुनिया पर तुर्कों के अधिकार के बाद वहां के विद्वान प्राचीन पांडुलिपियों के ज्ञान और के साथ यूरोप के विभिन्न देशों, विशेषकर इटली पहुंचे। इससे प्राचीन यूनानी और रोमन ज्ञान का पुनः प्रसार हुआ। साथ ही व्यापारिक मार्ग बंद होने से नए समुद्री मार्गों की खोज को भी प्रोत्साहन मिला। 5वां अरबों का योगदान। अरबों ने यूरोप को प्राचीन यूनानी विचारक, पूर्वी ज्ञान विज्ञान से परिचित करे। उनके माध्यम से यूरोप में नवीन विचारधारा, बौद्धिक चेतना का विकास हुआ। ये थे 5 पुनर्जागरण के कारण। पहला कारण धर्म युद्ध, व्यापारिक समृद्धि, कागज और छापखाना, और कुस्तुनिया पर तुर्की का अधिकार, और अरबों का योगदान। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कला साहित्य के क्षेत्र में योगदान पुनर्जागरण युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि, इस कथन की व्याख्या की थी। कला और साहित्य के क्षेत्र के योगदान में पुनर्जागरण युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि, इस कथन की आपको व्याख्या करनी है। इसके बारे में डिटेल में आपको लिखना। या प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पुनर्जागरण के समय साहित्य की प्रगति का वर्णन कीजिए, या कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। प्रश्न कैसा भी पूछे तो ये प्रश्न भी एग्जाम में 2, 3, 4, 5 बार पूछे गए हैं। तो इसका आंसर आपको ये लिखना है, पुनर्जागरण में कला साहित्य में क्या क्या उन्नति हुई वो लिखना है। पुनर्जागरण एक बौद्धिक उदार सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसमें यूरोप में जो कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में नवीन चेतना का संचार हुआ, और इसी के परिणाम स्वरूप कला और साहित्य धार्मिक बंधनों से मुक्त होकर मानववादी, यथार्थवादी जीवन बन गए। यही कारण है कि कला साहित्य के क्षेत्र में जो पुनर्जागरण आंदोलन है उसका बहुत ज्यादा योगदान है। तो कला के क्षेत्र में क्या पुनर्जागरण के योगदान मिला? पहला, चित्रकला। पुनर्जागरण का काल में चित्रकला अद्भुत विकास हुआ, और इस काल में सबसे प्रसिद्ध चित्रकला है लियोनार्डो की, कौन सी? मोनालिसा। माइकल एंजेलो की, ये भी इस काल के चित्रकार थे, तो उसका प्रसिद्ध चित्र है द लास्ट जजमेंट। और ये ग्राफेल, ये आपको चित्रकला में आप लिख देना। दूसरा पॉइंट है मूर्तिकला। मूर्तिकला भी इस काल में गोथिक परंपरा से मुक्त होकर यथार्थवादी बनी, और इस क्षेत्र के प्रमुख कलाकार है लोरेंजो गिरबेती थे, और माइकल एंजेलो भी मूर्ति काल में आते हैं। तीसरा, स्थापत्य कला। पुनर्जागरण काल में स्थापत्य कला की नवीन शैली का विकास हुआ। और चौथा है संगीत का भी इस काल में विकास हुआ है। ये था किस क्षेत्र में? आपको कला के क्षेत्र में, तो सबसे पहले कला के क्षेत्र में क्या हुआ? चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला और संगीत के क्षेत्र में विकास हुआ। दूसरा है पॉइंट साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण से पहले साहित्य मुख्यतः लैटिन यूनानी भाषा में लिखा जाता था, किंतु इस काल में देशीय भाषाओं के विकास की रचना हुई, और साहित्य का विकास मानव जीवन, उसकी समस्या, भावना बनी। तो इतावली साहित्य का इतावली, फ्रांसीसी और अंग्रेजी साहित्य का विकास हुआ। ये आप 3 पॉइंट बना के ये आंसर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लिख सकते हो। अब नेक्स्ट प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंसी पर एक लेख लिखिए, या लियोनार्डो दा विंसी पर एक संक्षिप्त लिखिए। ये तो आपको इस पे लेख लिखना है, तो आपको सबसे पहले याद रखें ये कौन था। ये था एक प्रसिद्ध चित्रकार, और इनकी प्रसिद्ध चित्रकला के क्या नाम है? मोनालिसा। तो मोनालिसा विश्व कला जगत की अमूल्य निधि मानी जाती है। ये आंसर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस चित्रकला की विशेषता पूछे तो बतानी कि प्रकाश एवं छाया का सुंदर प्रयोग, रंगों का उत्कृष्ट चयन, मानव शरीर के अंगों का यथार्थ और सजीव चित्रण, ये है मोनालिसा की, लियोनार्डो दा विंसी की चित्रकला की विशेषता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, माइकल एंजेलो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये माइकल एंजेलो पुनर्जागरण का बहुमुखी, ये भी एक आप याद रख सकते हो। ये एक चित्रकार था, मूर्तिकार था, कवि था और वास्तुकार था। अब अमेरिका खोज पर एक आप निबंध लिखना, ये जून 2024 एग्जाम पूछा गया, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अमेरिका की खोज विश्व इतिहास की एक निर्णायक घटना मानी जाती है। सामान्य इसका श्रेय क्रिस्टोफर कोलंबस को दिया जाता है। कोलंबस कौन था? तो ये हमने शुरुआत एग्जाम छोटे वाले प्रश्नों में पढ़ लिया था।
जिसने स्पेन के समर्थन से 1492 में अटलांटिक महासागर पार कर पश्चिमी मार्ग से एशिया पहुंचने का प्रयास किया। लेकिन 3 अगस्त 1992 को वो पालोस से 3 जहाजों सांत, मारी और पिंटा और नीना के साथ रवाना और 12 अक्टूबर 1492 को बाहामास के एक द्वीप पर जहाँ पहुंचा। वह एशिया का भाग समझ रहा था, बाद में स्पष्ट हुआ कि वह एक नए महाद्वीप तक पहुंच गई। यानी जो कोलंबस था वो स्पेन के समर्थन से 1492 में अटलांटिक महासागर है उसको पार कर पश्चिमी मार्ग एशिया पहुंचने का प्रयास करा। यानी ये बंदा था वो एशिया आने का प्रयास करता रहा, लेकिन ये जहाजों के साथ भटकता भटकता एक बाहामास के एक द्वीप पर जहाँ पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद इसको वो समझ रहा कि मैं एशिया पर पहुंच गया, लेकिन बाद में उसने थोड़ा रिसर्च किया तो उसे पता चला ये एक नए महाद्वीप पर पहुंच गया। तो इस प्रकार ये अमेरिका के मार्ग की खोज हुई कोलंबस के द्वारा। लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, कि हम जो कब जब कोलंबस उस द्वीप पर पहुंचा उससे पहले भी वहाँ यूरोपीय लोग रह रहे थे। ऐसे कह सकते हैं कि ये अमेरिका का पहला खोजकर्ता नहीं था, बल्कि यूरोप से अमेरिका के मार्ग का खोज करने वाला पहला व्यक्ति था। तो इसकी वैसे भी आपको 1 वीक सीरीज की पीडीएफ ऐप में मिल जाएगी, तो इसका आप प्रश्न आंसर देंगे। अब है पुनर्जागरण के महत्व पर लेख लिखिए। तो पुनर्जागरण के महत्व पर लेख लिखना, तो मानव को महत्व दिया गया, तर्क और विवेक को बढ़ावा मिला है, देशी भाषाओं का विकास हुआ है, राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा मिला है और विज्ञान को बढ़ावा मिला है। इसमें आप इस प्रश्न का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मानव को महत्व दिया गया है, इस आंदोलन ने तर्क विवेक को बढ़ावा दिया, देशी भाषा का विकास, यूरोप में जो लोकल भाषाएं थी उनका सबका फ्रेंच, स्पेन, जर्मनी, इतावली भाषा, इनके साहित्य इन सबको जो प्रोत्साहन मिला इसी आंदोलन की देन थी। राष्ट्रीय भावना की एकता का विकास और विज्ञान को बढ़ावा मिला, नई सोच, नए विचार, नए ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नए सिद्धांत दिए और फलत आधुनिक जो विज्ञान की नींव का मार्ग यहीं से स्टार्ट हुआ। ये थे अध्याय फर्स्ट के एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद दूसरा अध्याय नाम है धर्म सुधार आंदोलन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये जो मैं आपको अध्ययन करवा रहा हूँ इस 1 वीक सीरीज की आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी। इसकी 1 वीक सीरीज की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से पिथन एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। और इस ऐप को डाउनलोड करने में आपको अगर किसी प्रकार की समस्या लॉगिन करने में या 1 वीक सीरीज डाउनलोड करने में, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना। इस 1 वीक सीरीज के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस 1 वीक सीरीज में यूनिट वाइज अध्ययन सामग्री दी हुई है, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न, पिछले वर्षों के प्रश्नों पर आधारित सामग्री। यानी पिछले 10 साल में वीएमए कोटा के जितने भी एग्जाम हुए सारे एग्जाम में क्वेश्चन इस 1 वीक सीरीज में आपको मिल जाएंगे, वो भी यूनिट वाइज और परीक्षा पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित मिल जाएंगे। जैसे छोटे वाले प्रश्न है तो शुरुआत में मिलेंगे, बड़े वाले प्रश्न है वो सबसे लास्ट में मिलेंगे। तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे लिया और ये स्कैनर दिखाई दे रहा है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और ऐप में आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस प्रकार ऐप इंटरफेस होगा। ऑल कोर्सेज में सेमेस्टर वाइज बुक मिल जाएगी। ई बुक सेक्शन में आपको पर सब्जेक्ट अलग अलग बुक पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना है। और फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर की सारी बुक्स, थर्ड सेमेस्टर की सारी बुक, फोर्थ सेमेस्टर, 5, 6 इस प्रकार वीएमए कोटा की सारी 1 वीक सीरीज की पीडीएफ इस ऐप में मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।